खबर तफसील से। सिखों ने पटियाला में पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में तकरीबन 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार का हाथ काटकर जिस्म से अलग कर दिया गया। यह हमला लॉकडाउन के दरमियान आज सुबह सब्जी मंडी जाते हुए सिखों के एक ग्रुप ने किया। जब पुलिस की जानिब से इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस मामले में अब तक 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस टीम ने इन हमलावरों का पीछा किया तो ये लोग एक जगह रूपोश हुए, जिसके बाद इन्होंने मजहबी मकाम से पुलिस की कार्रवाई के हवाले से ऐलान किया, लेकिन लोगों की जानिब से सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। सिख के आला रहनुमा ने इन को निहंग होने की तरदीद कर दी है। पूरे मामले का वजीर आला ने नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਾਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ASI ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ SHO ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। सर कुछ पता लगे कितने दे रहने वाले सी है? ये अपने प्राइवेट कोई गुरुद्वारा साहब है जिहड़ा आपदा निजी तौर पर बनाया हुआ है, खिचड़ी साहब बलबेड़े उत्थों दे सी ते वो गड्डी उत्थे पहुँच गई है तो उत्थे साडे अफसर हैगे आ हाजर ते उन्हां नूं असीं मुकदमा दर्ज करके तो उन्हां नूं अरेस्ट करांगे। 9 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस वक्त। क्या इसके अलावा भी कार्रवाई अमल में लाई गई, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से अंबाला से पटियाला से जुड़ रहे हैं मनोज शर्मा। मनोज, ये बताइएगा 9 अफराद की गिरफ्तारी अब तक अमल में लाई गई है, क्या कुछ और अफराद हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना बाकी है? वहीं वजीर आला की अगर बात करें तो उनकी तरफ से इस मामले का नोटिस लेते हुए क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, जो सरकार है इस मामले पर पूरा ध्यान दे रही है कि अगर इतनी बड़ी घटना को मुख्यमंत्री जो है उनके शहर में अंजाम दिया गया तो उन लोगों के खिलाफ फौरन एक्शन लिया गया और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक जो लेडी भी शामिल है, महिला भी शामिल है। तो मिलाकर जो ये सुबह घटना हुई थी उसके फौरन बाद पटियाला पुलिस ने एक्शन लिया, एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जो जहाँ पर ये लोग छुपे हुए थे वहां पर ऑपरेशन किया गया। पहले पूरा जो गाँव था उसको सील किया गया, उसके बाद अलग अलग जगह पर कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक जो शख्स है वो घायल भी है क्योंकि उसने कुछ पुलिस मुलाजिमों के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, ये बताया जा रहा है। उसके पैर में गोली लगी हुई बताई गई है, लेकिन फिलहाल उसको भी पटियाला में इलाज के लिए लेकर गई है पुलिस। और कुल मिलाकर जो ये ऑपरेशन था वो तो खत्म हो गया है, लेकिन जहां पर ये लोग छुपे थे, जिस धार्मिक स्थान में ये रह रहे थे, उसकी तलाशी ली जा रही है और वहां से हथियार, पेट्रोल की बोतलें और काफी जो रुपए हैं वो भी मिले हैं और आगे जो सर्च ऑपरेशन है वो पुलिस का लगातार जारी है। जी तकरीबन 6 पुलिस एहलकार अब तक जख्मी हुए हैं और ASI का भी हाथ काटा गया है। इन तमाम लोगों की हालत इस वक्त कैसी है मनोज? जी, जो अफराद पुलिस एहलकार थे उनमें जो बिल्कुल जो जख्मी हुए थे उनमें जो हरजीत सिंह है वो तो चंडीगढ़ के PGI में है और उनका जो ऑपरेशन है हाथ का वो हो गया है। और जो बाकी के लोग थे जिनमें एक मंडी बोर्ड के अधिकारी भी शामिल है, उनको पटियाला के राजेंद्रा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। उनकी हालत ठीक है, वो इम्प्रूव हो रही है, वो ठीक है। और पुलिस का यही कहना है कि हम लोग जो भी इस हालात में, लॉकडाउन में, कर्फ्यू में इस तरह की घटना को अंजाम देगा उसको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी बेहद शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना मुस्बत केसों की तादाद 1895 हो चुकी है, जबकि 127 की जान जा चुकी है। गुज़िश्ता 12 घंटे में 134 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 208 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। हालांकि मुल्क भर में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उधर महाराष्ट्र के जौनपुर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बिला वजह घूम रहे लोगों को अनोखी सजा दी। पुलिस ने इन लोगों की आरती उतारी, फूल माला पहनाया और ताली बजाकर कहा कि कोरोना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा तुम्हें लगता है, इसीलिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं।
और अब आइए आपको दिखाते हैं मुंबई के धारावी की एरियल तस्वीरें। लॉकडाउन की वजह से चारों तरफ सन्नाटा है। मुंबई के धारावी में कोरोना मरीज की तादाद में इजाफा हो रहा है। धारावी में कोरोना मरीजों की तादाद 43 हो चुकी है। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में ही है। घनी आबादी बीमारी के फैलने की एक अहम वजह बन रही है। महाराष्ट्र हुकूमत ने बीएमसी को प्रोटेक्टर 600 नाम की मशीन मुहैया कराई, जिसके जरिए मुंबई के कई इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। इस मशीन में सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मशीन से एक बार में करीब 30 फीट की चौड़ाई में केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है। लॉकडाउन में सख्ती का असर मेडिकल इमरजेंसी की जरूरतमंद लोगों पर भी नजर आने लगा है। जयपुर में एक खातून को जब डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उनके ऑटो को रोककर कई बार पूछताछ की गई, जबकि उनके घर से अस्पताल की दूरी सिर्फ 2.5 किलोमीटर की थी। पुलिस के इस रवैये की वजह से अस्पताल पहुंचने में देरी हुई और खातून की डिलीवरी ऑटो में ही हुई। जी, मामला देखने को मिला जहां पर महिला चिकित्सालय अस्पताल पहुंचने से पहले ये गर्भवती महिला ने ऑटो के अंदर एक बच्चे को जन्म दे दिया। दरअसल ये महिला चार दीवारी इलाके में रहती थी, जहां पर ये आज सुबह जब इसे लेबर पेन हुआ तो महिला चिकित्सालय के लिए रवाना हुई। रास्ते में लॉकडाउन की वजह से काफी पूछताछ की गई। रास्ते में जितना वक्त लगना चाहिए था उससे ज्यादा वक्त लगा और नतीजा ये रहा कि डिलीवरी ऑटो में ही हो गई। फिलहाल जो बच्चे के पिता हैं अब्दुल्लाई को हमारे साथ में तो बातचीत करते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था? क्या है, यहाँ आने में 10 मिनट का टाइम लगता है। लॉकडाउन होने की वजह से 20 मिनट लगा आने में। अस्पताल के मेन गेट के वहीं। लॉकडाउन में क्या मतलब पूछताछ ज्यादा की गई, क्या हुआ? हाँ, लॉकडाउन में पूछताछ की पुलिस ने, चक्कर थोड़ा 10 मिनट लगा। कितना किलोमीटर दूर है आपका घर यहाँ से? यहाँ 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर का अमूमन 10 से मतलब 5 से 10 मिनट आपको लगते हैं अगर आप सीधे रास्ते आते? हाँ, अब 10 मिनट की 20 मिनट लग गया लॉकडाउन की वजह से। तो आप लोग ऑटो से क्यों रवाना हुए? एम्बुलेंस नहीं है आपके पास? एम्बुलेंस कोई बराबर पहुंच गया, उन्होंने भी टाइम वेस्ट कर दिया। 1 घंटे की कैब, फिर हमने ऑटो लानी पड़ी। फिर ऑटो लाना पड़ा और ऑटो लॉकडाउन में ज्यादा मतलब सख्ती की वजह से बार बार पूछताछ की गई। फिर डिलीवरी कहाँ हुई आपकी? और ये हॉस्पिटल के मेन गेट के वहीं, मेन गेट के बाहर ही डिलीवरी हो गई। लेबर रूम तक नहीं पहुंच पाई आपकी? हाँ, लेबर रूम पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाया। अब आपने अस्पताल पहुंचा दिया, बच्चा दोनों की तबीयत कैसी? दोनों सही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर वगैरह? सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कब तक छुट्टी मिल पाएगी? कल मिल जाएगी। कल छुट्टी मिल पाएगी। हाँ। तो क्या लगता है आपको, मतलब लॉकडाउन में थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी वालों को इतना ज्यादा सख्ती से मतलब पूछताछ नहीं की जानी चाहिए? मेडिकल वालों की तो कोई गलती नहीं है। लॉकडाउन की वजह से ज्यादा चक्का पड़ रहा है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मतलब लॉकडाउन में पूछताछ भी जरूरी है, सख्ती भी जरूरी है, बट जिनके साथ मेडिकल इमरजेंसी उन्हें थोड़ा ध्यान से देखा जाना चाहिए। हाँ, जी, तो ये अब्दुल्लाई है, इनकी पत्नी खातून निसा है, जो कि आज सुबह ये लोग रवाना हुए थे। जुलाहो में इनका मकान है, यहाँ से महज 2.5 किलोमीटर दूर है, जो कि रामगंज के अंदर आता है। रामगंज कोरोना एपिसेंटर होने की वजह से काफ़ी हॉटस्पॉट है। ऐसे में वहाँ महा लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन महा लॉकडाउन का खामियाजा उन मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें कि थोड़ी छूट इन हालात में दी जानी चाहिए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए, जयपुर से। और अगर दिन प्रतिदिन देखें तो जैसे 2 दिन पहले 139 केसेस क्योर हुए, कल और आज के एक दिन में देखें तो 74 केसेस हमारे क्योर हुए हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक और मुख्य अंश लाना चाहूँगा, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। वह यह है कि हम व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी, इन व्हाट अप्रोच वी आर मूविंग टुवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेस। तो इसमें हम लोगों ने अपने पूरे जो कोविड केसेस को एनालाइज किया, और इससे पहले भी आप सबकी नॉलेज में लाया जा चुका है कि अराउंड 80% केसेस जो कि माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं, पॉजिटिव हैं लेकिन माइल्ड और एसिम्टोमेटिक हैं, उनको हम कोविड केयर सेंटर्स के द्वारा ट्रीट करते हैं। इसके साथ ही जो हमारे मॉडरेट क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, जिनको फर्दर
एडिशनल उसकी जरूरत है कि उसको ट्रीटमेंट मिले, उनको हम कोविड हेल्थ केयर सेंटर्स, जहां पर कि डॉक्टर्स के साथ साथ ऑक्सीजन सपोर्ट की भी अवेलेबिलिटी हो, उसको हम इंश्योर करते हैं। साथ ही जो क्रिटिकल और सीवियर केसेस होते हैं उनको हम फर्दर टर्शरी हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां पर कि वेंटिलेटर और आईसीयू सपोर्ट रिलेटेड सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। आप लोगों के नॉलेज के लिए एक मैं और चीज लाना चाहूंगा कि इन सारे जितने भी हमारे 3 सेट्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनको हम फर्दर एम्बुलेटरी सपोर्ट के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं, इनको प्रॉपर मैप करते हुए, ताकि इनके द्वारा अगर कोई आज एक माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके अगर मॉडरेट सिम्टम में कन्वर्ट होता है तो वो एम्बुलेंस उसको हेल्थ सेंटर ले जाए, या अगर कोई माइल्ड सिम्टम वाला केस है और उसके क्रिटिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट हो तो हम उसको इमीडिएटली आईसीयू बेड सपोर्ट वाले कोविड हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दें। इससे लिंक्ड ही आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहूंगा कि अगर हम अपने केसेस को पिछले कुछ दिनों से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 29 मार्च को हमारे 979 पॉजिटिव केसेस थे और इससे करके धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए 8,356 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब 20% केसेस जो होंगे वो कि मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को 1,671 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि ताकि हम समझें, कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो, कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज अवेयर, गवर्नमेंट इज प्लानिंग इट्स थिंग्स इन बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड सो एज टू मैनेज द सिचुएशन। और इसी केस को अगर आप इसको एनालाइज करें तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक बहुत मेजर एफर्ट है कि हम हर तरीके से अपने कोविड पेशेंट को जहां पर हम ट्रीट करें वहां इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रॉपरली हम मैनेज कर सकें। उसके तहत ही हम लोगों ने इन डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 3 टाइप ऑफ कोविड हॉस्पिटल्स की बात की है। और आज का अगर आप डेटा देखें, यह मैं आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहूंगा कि जैसे 29 मार्च में मैंने आपको इससे पिछले वाली स्लाइड में दिखाया है कि अगर हमारे टोटल पॉजिटिव केसेस 979 थे तो करीब 20% केसेस के यानी कि 196 केसेस को उस दिन पर जो क्रिटिकल केयर या ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी। और उसके तहत अगर देखें तो जो स्टेट लेवल पर 163 हॉस्पिटल्स के अंदर 41,900 के करीब डेडिकेटेड कोविड बेड्स अवेलेबल थे। इसी तरीके से अगर 4 अप्रैल का डेटा देखें तो अगर हमें 580 बेड की जरूरत थी तो हमारे पास 67,500 के करीब बेड्स फील्ड में अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से अगर 9 अप्रैल का डेटा अगर आप देखें तो अगर हमारे को 1,100 के करीब बेड्स की जरूरत थी तब हमारे पास 85,000 के करीब बेड्स अवेलेबल थे। और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें कि हमें अगर 1,671 बेड्स की जरूरत है तो देश में कोविड के मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में 1,05,000 के करीब बेड हमारे पास अवेलेबल हैं 601 हॉस्पिटल में। आप सबकी नॉलेज में यह भी एक पॉइंट हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि अगर आप देखें तो किस तरीके से देश में जिस तरह से सिचुएशन इमर्ज हो रही है उस सिचुएशन को समझते हुए देश में किस तरह से हम प्रिपेयर्डनेस पर फोकस कर रहे हैं। और इसके तहत ही जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारे केसेस की संख्या बढ़ रही है, बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड, बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस, देश के लेवल पर हम अपने नंबर ऑफ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और इसके साथ ही नंबर ऑफ अवेलेबल आइसोलेशन बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर झारखंड से आ रही। झारखंड के रांची में कोरोना से हुई मौत पर तदफीन को लेकर तनाजा देखा जा रहा है। कब्रिस्तान में तदफीन पर लोगों को एतराज है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज सुबह हमने आपको रांची के 60 साला शख्स की मौत के हवाले से खबर दी थी जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है और अब तदफीन को लेकर तनाजा खड़ा हो गया। कब्रिस्तान में तदफीन पर लोगों को एतराज है। पहले बरियातू और फिर रातू रोड कब्रिस्तान में तदफीन की खबर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के पेशेंट में इजाफा हो रहा है तो वहीं अमवात भी बढ़ रही हैं। तो एक और नया तनाजा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड के रांची में कोरोना से हुई मौत पर तदफीन को लेकर तनाजा देखा जा रहा है। कब्रिस्तान में तदफीन पर लोगों को एतराज है। आज सुबह इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू ने आपको खबर दी थी कि रांची के 60 साला शख्स की मौत हुई है और उनकी तदफीन को लेकर अब तनाजा खड़ा हो गया है। पहले बरियातू और फिर रातू रोड कब्रिस्तान में तदफीन की खबरें आ रही हैं। नौशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ नौशाद बताइएगा कि आखिर ये तनाज़ा तदफीन को लेकर क्यों शुरू हुआ, क्या अब तदफीन मुकम्मल हो गई है? जी नहीं सना, देखिए ये बड़ा ही संगीन जो है सूरत हाल जो है अख्तियार कर गया है। सुबह में क्योंकि वो 7 साल मुअम्मर शख्स की जो है मौत हो गई थी, कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो, और उनकी 2-3 रोज पहले जो है रिम्स में दाखिल कराया गया था, लेकिन आज जो है वो अलालत के सबब जो है के दौरान ही उनके का इंतकाल हो गया। सुबह में ये खबर आई थी, उसके बाद जो है इंतजामिया से बातचीत भी हुई थी कि उनकी जो तदफीन है वो अमल में आएगी, लेकिन ICMR के जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही तदफीन अमल में आएगी और उसमें 2 से 3 शख्स जो है शिरकत कर सकते हैं। बाकी जो अमला है मेडिकल की वो जो है टीम रहेगी और उसी के मुताबिक जो है ना वो तदफीन अमल में आएगी। तो रिम्स के बगल में ही बरियातू का इलाका है और इंतजामिया ने ये कहा कि ज्यादा दूर मुसाफिर तय करना पड़े, बगल में है, इस वजह से वहीं पे तदफीन अमल में आएगी। लेकिन वो जो JCB की जो मशीन है वो जो कब्र की जो खुदाई में चूंकि 12 फीट की गहराई उसे जो है खोदना होता है, इस ऐसे मर्ज से मुब्तला शख्स की जो तदफीन होती है, तो वो वहाँ पे JCB मशीन चूंकि कब्रिस्तान का दरवाजा छोटा था, वहाँ पे दरवाजे में वो दाखिल नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वहाँ से जो है वापस लाना पड़ा। और ये दोपहर की बात थी और उसके बाद जो है ना ये रातुर और कब्रिस्तान चूंकि बहुत ही बड़ा और तारीखी जो है ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे अंजुमन इस्लामिया के तहत जो वो कब्रिस्तान है, यहाँ पे जैसे आया तो वो वहाँ पे मुस्लिम की आबादी कम है, अगर मुस्लिम की ज्यादा आबादी है, तो वहाँ पे मकामी लोग वहाँ पे जमा हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तदफीन अमल में नहीं आएगी क्योंकि ये जो है वबा, जो कोरोना वबा से जो है उनकी मौत हुई है, तो ये उन्हें जो है खदशा है कि किसी तरह का और भी यहाँ पे वो वायरस का फैलने का अंदेशा है। तो इस मामले को लेकर काफी तादाद में लोग वहाँ पे जमा हो गए हैं। क्या इंतजामिया इस बीच मुदाखलत करते हुए कुछ कर रही है? क्या तदफीन मुकम्मल हो जाए, तदफीन अमल में लाई जाए, इसको लेकर इंतजामिया वहां पर पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए सना, सुबह में जो जिला इंतजामिया खुद उनकी सरबराही में ये काम हुआ था, लेकिन अभी भी वहाँ पे जिला इंतजामिया के जो आला एहलकार है और अफसरान है वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि जब ये अंजुमन इस्लामिया की वो जमीन है, कोई गैर मजूरा जमीन नहीं है, तो ऐसे में तदफीन यहीं पे अमल में आएगी और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी मामला जो है अभी तक बंद नहीं पाया है, अभी भी लोग मजमा लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो ख्याल नहीं रख रहे हैं, वहाँ पे खुलेआम जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, लेकिन अभी इस पे तो ऐसे लोगों के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रही नौशाद? जी देखिए, जिला इंतजामिया जो अंजुमन इस्लामिया की जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जिला इंतजामिया से उनकी जो बातचीत हुई है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो लोग भी अगर मुदाखलत करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आप ये जो तदफीन है वही रातों कब्रिस्तान में ही अमल में आएगी। और वो इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा है साफ तौर पे कि अगर वहाँ पे ज्यादा इजाफी जवानों की तैनाती की जाए और उन लोगों को रोकने के लिए और पुरसकून माहौल में इसको तदफीन अमल में लाने के लिए तो वो करेंगे। जी, तो क्या उन्होंने इंतजामिया से मदद मांगी है? जी, इंतजामिया मौके पे मौजूद है और जिला इंतजामिया के अलावा जो आला अफसरान है वो वहाँ पे पहुंचे हैं और वो मौके को हल करने में लगे हुए हैं। जी, बेहद शुक्रिया नौशाद आलम। तो इस संगीन सूरत हाल इख्तियार करती हुई जा रही हैं खबरें जो आप देख रहे हैं, ये हम आपको दे रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां पर तदफीन को लेकर तनाज़ा खड़ा हुआ है और इस तमाम तनाज़े को हल करने की कोशिश जिला इंतजामिया पहुँच कर रही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे नौशाद। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक से खबर है, कर्नाटक में वजीर आला येदियुरप्पा ने 14 अप्रैल के बाद मजीद 15 दिनों के लिए लॉकडाउन में तोसी करने की बात कही है। बेंगलुरु की समाजी कारकुन कहते हैं कि मौजूदा हालात के पेश नज़र लॉकडाउन में तोसी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो अशिया ज़रूरिया घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करे। इस सिलसिले में एक फाउंडेशन ने रियासती और मरकजी हुकूमत को खत भी लिखा है कि अवाम में एक ही सवाल है कि ये कब तक चलेगा। अगर ये चलेगा, ये बंद भी रहेगा, तो आकर बाकायदा इंसानों की जो ज़रूरत है, जो घर घर तक जो आना है, अगर ये सब चीज़ आते रहेगी तो इंशाल्लाह ये बाकायदा कामयाब और कामयाब रहेगा ये बनने। जो तरीक़ा जो किया जा रहा है पब्लिक के थ्रू चाहे या पुलिस के थ्रू, बिल्कुल इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है। जैसे बिना शेड्यूल के ग्रॉसरी स्टोर्स बंद करवा दिए जा रहे हैं। मैं एक होलसेलर हूँ, वहाँ पे शेड्यूल ही नहीं बताते कि टाइमिंग क्या है वगैरह कुछ भी, सडन से पुलिस आती है दुकान बंद करा देती है। तो मेरा मकसद
आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला नारायण स्वामी ने नफरत अंगेज बयान जारी करने के बाद मुसलमानों से माजरत खाही की है। उन्होंने कहा है कि इनका मकसद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर किसी को उनके बयान से तकलीफ हुई है तो वो माजरत चाहते हैं। డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి మతపరంగా మాట్లాడటం, మా అలవాట్ల గురించి మతపరంగా మాట్లాడటం చాలా దారుణం అని వాళ్ళు చాలా బాధపడ్డారు. నిజంగా నేను నా ఆత్మసాక్షిగా చెప్తున్నాను, నేను వారిని బాధించే మాటలు ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే నా ఆత్మసాక్షిగా నన్ను మన్నించాల్సిందిగా నేను వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. మత గురువుల్ని, మతస్థుల్ని దయించి ముస్లిం సోదరుల్ని మనసు బాధించినట్లు, వారి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నట్లు బాధపడుతున్నారు. దానికి ముస్లిం సోదరులకి, వారి మత గురువులకి, వారి అందరికి కూడా మరి ఒక తూరి నేను నా ఆత్మసాక్షిగా నేను క్షమి तो आंध्र प्रदेश के वजीर आला की आपने माजरत खाही तो देख ली, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी हो जाता है कि आखिर उन्होंने बयान क्या दिया था। इन्होंने बयान ये दिया था कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान में जो फैला है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की वजह से ही फैला है। उधर मुसलमानों ने इस पर तनकीद की है, मजम्मत की है। मुसलमानों ने नायब वजीर आला की बयान की मजम्मत की है और उनके बयान को नफरत अंगेज करार दिया है। वजीर आला से नारायण स्वामी को काबीना से बरतरफ करने और साथ ही DGP से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला दर्ज करने की अपील की है। साहब मुसलमान तबलीग जमात पर जो क्रिटिसाइज किए हैं, इससे अंदाज़ा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के एजेंडे पर हिडन काम कर रहे लोग हैं। बीजेपी के जैसा नड्डा भी इसकी मजम्मत करता है कि कोई धर्म से इसको मत जोड़ो। कोरोना वायरस के जिससे चपेट में देश आ रहा है, बीजेपी की चपेट में वही असर भी जैसा हमको लग रहा है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और आइंदा से ऐसे बातें करने से जगनमोहन रेड्डी की कैबिनेट को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। मुसलमानों के बारे में जो उन्होंने कहा है ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। मुसलमानों की वजह से ऐसा हुआ, मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये गलत जो अफवाहें जो फैली है। जगनमोहन रेड्डी साहब से भी गुजारिश करते हैं कि ऐसा कोई लफ्ज कोई अगर मुसलमानों के खिलाफ निकालते हैं तो ऐसे अल्फाज निकालने वालों पर आप खंडन कीजिए और हम अपील करते हैं कि ऐसी गलत अल्फाज दूसरी मर्तबा अगर ना निकले तो बेहतर है। उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक बयान, फिरकावाराना बयान उन्होंने दिया है। नारायण स्वामी साहब के बयान की हम पूरी मजम्मत करते हैं और आप ये तफरीका पैदा करने वाला बयान से आप बाज आइए। चीफ मिनिस्टर वजीर आला जनाब जगनमोहन रेड्डी साहब से हम पुरजोर हम ये दरख्वास्त करते हैं, हमें डिमांड करते हैं कि उन्हें कैबिनेट से बरतरफ किया जाए। और DGP साहब ने भी कहा कि इस तरह के बयानात, हेट स्पीचेस देने वालों पर केस बनाया जाएगा। मैं आंध्र प्रदेश के DGP साहब से मैं ये डिमांड करता हूं कि जो नारायण स्वामी साहब का बयान है उस बयान पर आप केस बनाइए और उनको जो भी इस बयान के ऊपर जो भी कार्रवाई है। तेलंगाना में लॉकडाउन में तोसी के एक दिन बाद इस पर मजीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। कई मकामात पर पुलिस की जानिब से शहरियों की गाड़ियों की जब्ती की शिकायत सामने आ रही है। कई मसरूफ तरीन इलाके हुनूज सुनसान नजर आ रहे हैं। तमाम दुकानों को 6 बजे शाम से पहले ही बंद किया जा रहा है। सुबह के औकात में सिर्फ ज़रूरी अशिया की दुकानात को ही खुला रखने की इजाज़त दी जा रही है। बाज़ का कहना है कि अब जबकि लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है, इनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन खत्म होगा। ताहम कल अचानक इसमें तोसी की इत्तला ने उनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी है। दूसरी तरफ बाज़ तंजीमों और नौजवानों की जानिब से परेशान हाल अफराद, गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ साथ सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए खाने का और अपने तौर पर लोगों की जानिब से इंतज़ाम भी किया जा रहा है। लॉकडाउन के नतीजे में ज़रूरी अशिया भी काफ़ी महंगी हो गई हैं। घरेलू सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई दुकानात पर स्टॉक की कमी की भी इत्तलात हैं। उधर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद मरहलेवार असास पर लॉकडाउन खत्म किया जाएगा। वजीर आला ने इम्कान जाहिर किया कि 24 अप्रैल तक रियासत तेलंगाना कोरोना से पाक हो जाएगी। लॉकडाउन ताहम एहतियाती तौर पर तोसी की गई है लॉकडाउन में, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। इस लॉकडाउन में
सख्ती से अमल पैरा होने की तलकीन की जा रही है। इन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि अगर 30 अप्रैल तक रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होती है तो फिर हुकूमत मरहलेवार रियायत देने पर गौर करेगी। इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मौजूदा हालात में लॉकडाउन में किसी रियायत की कोई गुंजाइश नहीं और हुकूमत सख्ती से लॉकडाउन पर अमल करेगी, क्योंकि यही वाहिद रास्ता है रियासत को कोरोना से बचाने का। तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से हुकूमत ने ताउन की अपील भी की है। KCR ने कहा कि अगर अवाम सब्र से काम ले तो 30 अप्रैल तक मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल काबू में आ सकती है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।